नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं इतिहास की बातें पॉडकास्ट। ये एपिसोड नंबर 13 है और मैं आपका दोस्त सुरेंद्र। दोस्तों, इस एपिसोड में हम उत्तर वैदिक चरण के बारे में बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल, जिसमें राज्य और सामाजिक संस्थाओं का संक्रमण हुआ। तो ये एपिसोड है द लेटर वैदिक फेज, जिसमें ट्रांजिशन टू स्टेट एंड सोशल ऑर्डर्स। दोस्तों, इस चरण में काफ़ी कुछ ऐसा हुआ जो हमें एग्ज़ाम के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और ये वो फेज़ है जिसका असर आने वाले संस्कृतियों पे पड़ा, और कुछ चीज़ें तो आज भी कंटिन्यू हैं। तो दोस्तों, पूरी इस यात्रा को रोमांचक बनाने के लिए मैं कुछ सवालों से शुरुआत करूंगा। इन सवालों के जवाब ढूंढते हुए आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है उत्तर वैदिक अवधि के बारे में, यानी कि उत्तर वैदिक का क्या पीरियड था, क्या वो काल था, और उत्तर वैदिक काल के विस्तार कैसे हुआ और इसका क्या महत्व है। दोस्तों, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। तो उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 से 500 BCE के बीच मानी जाती है। इस अवधि में आर्यों ने गंगा, यमुना, दोआब और पूर्वी भारत के क्षेत्रों में विस्तार किया, अर्थात पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार तक। वे नए क्षेत्रों में बसने लगे और कृषि और पशुपालन को और अधिक उन्नत किया। इस विस्तार ने भारतीय सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं को बढ़ाया और समाज को एक नई दिशा में अग्रसर किया। तो ये है महत्व इनके विस्तार का। तो ये गंगा, यमुना, दोआब तक पहुंच गए हैं अब, और इन्होंने और अधिक उन्नत रूप से कृषि और पशुपालन किया है। उसकी समय अवधि क्या बताई थी मैंने? 1000 से 500 BCE। ये वही समय था दोस्तों जब लोहे अर्थात आयरन का उपयोग शुरू किया गया और बड़े पैमाने पे किया गया। और यही एक विभाजक रेखा भी है। हमने लास्ट एपिसोड में भी बात की थी कि ऋग्वेद और उत्तर ऋग्वेद और उत्तर वैदिक चरण अर्थात लेटर वैदिक एज में जो विभाजक रेखा है वो है लोहे का प्रयोग शुरू हो जाना। तो अगला सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, उत्तर वैदिक चरण में लोहे का उपयोग कैसे हुआ और उसका क्या महत्व था। तो उत्तर वैदिक चरण में लोहे का उपयोग एक महत्वपूर्ण विकास था। लोहे के उपकरणों और औजारों के उपयोग से कृषि और युद्ध में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। लोहे की कुल्हाड़ी और हल बनाए जाने लगे। इससे क्या हुआ? कृषि उन्नति की ओर बढ़ने लगी। वनों को अब अच्छे से काटा जा सकता है और उनको खेतों के लिए उपयोग में परिवर्तित किया जा सकता है। यह तकनीक उन्नति समाज की आर्थिक और सैन्य शक्तियों को बढ़ाने में सहायक थी। सोचिए दोस्तों, जो उत्तर वैदिक युग है इसमें कृषि का क्या महत्व है। उत्तर वैदिक युग में कृषि समाज की मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। धान, गेहूं और जौ जैसी फसलों की खेती की जाती थी। सिंचाई अर्थात इरिगेशन के साधनों का विकास हुआ और खेती के तरीकों में भी सुधार आया। कृषि ने समाज की स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित किया। तो दोस्तों, आयरन का उपयोग, इससे पहले कौन सा मेटल उपयोग हो रहा था? या तो कॉपर और बहुत थोड़ी सी मात्रा में कांसा यानी कि ब्रॉन्ज। भारत में ब्रॉन्ज का उपयोग बहुत कम था। तो मुख्य रूप से धातु क्या था? कॉपर। और कॉपर बहुत ही लचीली धातु होता है। ब्रॉन्ज का इस्तेमाल भारत में कम क्यों था? क्योंकि ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर में टिन मिलाया जाता है, और टिन उस समय हमें भारत में ज्ञात नहीं था। हमें इसे बाहर से आयात कराना पड़ता था, इंपोर्ट कराना होता था। तो भारत में
जो औजार इस्तेमाल हो रहे थे लोहे से पहले, वो बहुत ही लचीले किस्म के थे। बट लोहे की खोज ने एक जादुई परिवर्तन हमारे समाज में लेकर आया। लोहे की खोज जो कृषि, युद्ध, वनों की कटाई सबके काम आया। तो दोस्तों, अगला सवाल है, उत्तर वैदिक युग में कला और शिल्प का क्या महत्व है, अर्थात आर्ट और क्राफ्ट का क्या महत्व है। तो उत्तर वैदिक युग में कला और शिल्प एक महत्वपूर्ण स्थान है। वेदों और पुराणों में विभिन्न कलाओं का वर्णन मिलता है, जैसे मिट्टी के बर्तन, पोट्री, धातु शिल्प मतलब मेटल क्राफ्ट्स, और वस्त्रों की बुनाई, टेक्सटाइल। हाँ, ये जो वस्त्रों की बुनाई की जो कला इस समय तक आते आते काफ़ी उन्नत हो गई थी। शिल्पकार यानी कि आर्टिसियंस समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे और उनकी कला ने समाज को सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। अब विचार करें, उत्तर वैदिक युग में बस्तियां कैसे विकसित हुई, यानी कि सेटलमेंट कैसा हुआ। तो उत्तर वैदिक युग में बस्तियां स्थायी हो गई हैं और नगरों का विकास होना शुरू हो गया है। गंगा, यमुना, दोआब और अन्य क्षेत्रों में बसे स्थानों पर उन्नत नगर नियोजन, अर्बन प्लानिंग और संरचनाएं, जो अर्बन स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो पाई जाने लगी हैं। ये बस्तियां समाज की संगठनात्मक क्षमता और सांस्कृतिक विकास को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, जहाँ पर ऋग्वैदिक समय ग्रामीण समय था, उत्तर वैदिक समय तक आते आते धीरे धीरे नगरों का विकास प्रारंभ हो चुका है। इस अंतर को आपको नोटिस करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। और जैसे जैसे नगरों का विकास प्रारंभ हुआ तो समाज में जो संरचनाएं हैं ताकि नगर नियोजन हो सकें, इनका भी विस्तार होना शुरू हुआ। तो अगला सवाल है, उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक संगठन कैसा था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस कैसा था। आइए इस पे चर्चा करते हैं। तो उत्तर वैदिक युग में राजनीतिक संगठन अधिक संगठित और जटिल हो गया। किसके कंपेयर में? ऋग्वैदिक समय के कंपेयर में। तो अब राजा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई और वह सभा और समिति जैसी संस्थाओं द्वारा सहायता प्राप्त कर रहा है, बट पहले की तुलना में शक्तिशाली हो गया है। पहले का जो राजा था, जिसको आमतौर पर राजन कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, वो सभा और समिति पे ज़्यादा निर्भर था अभी, यानी कि उत्तर वैदिक युग के समय की तुलना में। राज्य का गठन हो चुका है और प्रशासनिक संरचनाएं यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स विकसित हुई हैं। यह युग राज्य और राजनीतिक सत्ता के विकास का प्रारंभिक चरण था। तो इस बात को आपको अंडरलाइन करना चाहिए माइंड में और अपने आंसर में ज़रूर लिखना चाहिए कि यह युग राज्य और राजनीतिक सत्ता के विकास का प्रारंभिक चरण है। तो दोस्तों, आगे सोचते हैं कि उत्तर वैदिक युग में सामाजिक संगठन कैसा था। तो अभी तो हमने राजनीतिक संगठन की बात की, अब हम जानते हैं कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे थे, सामाजिक संगठन कैसे थे। तो दोस्तों, उत्तर वैदिक युग में समाज विभाजित था और वर्ण व्यवस्था और अधिक सख्त हो गई है। समाज को 4 प्रमुख वर्णों में विभाजित किया गया है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह सामाजिक संरचना बहुत सामाजिक और आर्थिक भूमिकाओं को भी परिभाषित करती है और समाज में एक निश्चित हायरार्की यानी कि क्रमबद्धता, ऊंच नीच का होने को सुनिश्चित करती है। दोस्तों, हायरार्की अब टफ हो गई है। ऋग्वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल में ये जो हायरार्की है, क्रमबद्धता है, ये टफ हो गई है, अर्थात ये जो वर्ण व्यवस्था है वो ज़्यादा रिजिड हो गया है। तो ये था उत्तर वैदिक काल का वर्णन हमने किया, जिसमें हमने राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, लोहे का उपयोग से क्या परिवर्तन आया, इनका विस्तार कैसे हुआ, इन सब पर हमने बात की। दोस्तों, अंत में कालक्रम को देखते हैं। तो लोहे का उपयोग शुरू हुआ 1000 BCE
गंगा यमुना दोआब में विस्तार हुआ लगभग 1000 से 800 BCE और वेदों का संकलन और ब्राह्मण ग्रंथों का निर्माण शुरू हो गया है 900 से 600 BCE। दोस्तों इसके बाद महाजनपदों का उदय हुआ है 600 BCE से। तो ये था आज का एपिसोड। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ एक दिलचस्प यात्रा की है। हमारे अगले एपिसोड के लिए बने रहें जहां हम और गहराई में जाएंगे। तब तक खुश रहिए और खोजते रहिए, जिज्ञासु बने रहिए। धन्यवाद।